नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम। मैं प्रभव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस सफर के चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है नियति द्वारा अभिशप्त वह दिवस। लंदन, मई 1947। वीपी मेनन द्वारा आनन फानन में तैयार की गई नई विभाजन योजना का मसौदा साथ लिए हुए वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन स्वयं उड़ान भरकर लंदन आए थे, ताकि एटली सरकार के सामने स्पष्ट कर सकें कि शिमला में जवाहरलाल नेहरू की तीखी प्रतिक्रिया के कारण एकाएक गड़बड़ी हुई है, किंतु इस नई संशोधित योजना को कांग्रेस पार्टी अवश्य स्वीकार कर लेगी। ऐसा लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रधानमंत्री एटली को विश्वास दिलाया। एटली ने कहा, प्रधानमंत्री भले ही मैं हूं, लेकिन इंग्लैंड की चाबी अब भी विंस्टन चर्चिल के हाथ में है। जब तक उनकी सहमति नहीं मिलती, मेरी या मेरी पार्टी की सहमति का कोई अर्थ नहीं। माउंटबेटन को अच्छी तरह मालूम था कि भारत को आज़ादी देने का विचार ही चर्चिल की नज़रों में अलावा पागलपन के कुछ नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में चर्चिल के बहुमत को देखते हुए भारत की आज़ादी का विधेयक पास करने का सवाल पूरे 2 वर्षों तक खपले में पड़ सकता था, यदि चर्चिल ने इस बार भी माउंटबेटन से वो एक छोटा सा शब्द कह दिया नहीं, जबकि माउंटबेटन अच्छी तरह जानते थे कि 2 वर्षों तक भारत को संभाले रहना अंग्रेज सरकार के लिए कतई संभव नहीं होगा। जातीय दंगों के बारूद से दबा भारत विस्फोटों से घिर जाएगा। भारत की आंतरिकता की धज्जियां उड़ जाएंगी। माउंटबेटन के तमाम तर्कों को चर्चिल ने बेमन से सुना। उसकी आंखें आधी मुदी हुई थीं। भारत के सामने गृह युद्ध का जो खतरा है वह कितना डरावना और गंभीर है, इस बाबत लॉर्ड माउंटबेटन ने बहुत कुछ कहा, लेकिन चर्चिल ने कितना सुना कितना नहीं, ये भांपना जरा मुश्किल था। विभाजन की नई योजना के मसौदे के अलावा माउंटबेटन एक ऐसा तर्क भी अपने साथ लाए थे जिसे चर्चिल के सामने जब रखा गया तो उस सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ की जिद कुछ ढीली पड़ने लगी। माउंटबेटन का वह तर्क कम था और खुशखबरी अधिक। उन्होंने चर्चिल को बताया कि भारत और संभावित पाकिस्तान दोनों देशों को कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण करने के लिए राजी कर लिया गया है। चर्चिल को अब पहली बार लगा कि भारत उपमहाद्वीप पर से अंग्रेजों की परछाई हट जाने के बाद भी इंग्लैंड के साथ उसका संबंध पूर्णतया कट नहीं जाएगा। विपत्ति के क्षणों में वह रोमांचक उपमहाद्वीप निसंकोच आकर इंग्लैंड के द्वार खटखटा सकेगा। चर्चिल ने आखिर भारत देश के विभाजन की उस नई रूपरेखा को अपना आशीर्वाद दे ही दिया। नई दिल्ली, मई जून 1947। भारत के आकाश में एकाएक अनेक चिताएं जल उठी, जिनका धुआं भूरे काले खंभों के रूप में बड़ी ऊंचाइयों तक उठ चला। ये चिताएं बहुत हड़बड़ी में सजाई गई थीं। उनमें न चंदन की लकड़ी का उपयोग हुआ, न शुद्ध घी का। उनकी ऊंची लपटों को घेरकर जो खड़े थे वे मंत्रोच्चर करते ब्राह्मण नहीं, बल्कि भावनाहीन चेहरों और खामोश जुबानों वाले उच्च अधिकारी थे, अंग्रेज सरकार के गोरे अधिकारी। वे ऊंची लपटें किन्हीं लाशों का नहीं, बल्कि उन फाइलों, रिपोर्टों और फोटोग्राफों और दस्तावेजों इत्यादि का भक्षण कर रही थी, जिनका वजन लगभग 4 टन था और जिन्हें वर्षों की लगन और मेहनत के बाद एकत्र किया गया था। उन्हें जल्द से जल्द खाक कर देने का आदेश सर कॉनरेड कॉरफील्ड ने जारी किए थे। उन कागजात में पूरे विस्तार के साथ वह ब्यौरा अंकित था जो राजा, महाराजा और नवाबों की आदि पिछली पीढ़ी की सनकों, विलासिताओं, मक्कारियों, क्रूरताओं और यौन आनंद कार्यक्रमों इत्यादि को समेटे हुए था। वह ब्यौरा यदि नष्ट न किया जाता तो भारतीय इतिहास और संस्कृति के न जाने कितने अनदेखे पहलुओं से पर्दा उठ जाता। देसी शासकों और रोमांचक रंगत और संगत की अनेक सचित्र और अचित्र गाथाएं विदेशी शासकों ने रस ले लेकर एकत्र की थी और गुप्त फाइलों में छिपाकर रखी थी
कि ना जाने इनका कब कैसा काम पड़ जाए। रोमांचक सामग्री का सनसनीखेज संचय करते समय स्वयं अंग्रेजों ने नहीं सोचा था कि कभी यह भारत देश दो अलग अलग देशों में बट जाएगा, और तब यह रंग भरी सामग्री अगर किन्हीं गलत हाथों में पहुंच गई तो ब्लैकमेलिंग का बाजार गर्म होने लगेगा। सर कॉनरेड कॉरफील्ड को अपने प्रिय राजा महाराजाओं के भविष्य की रक्षा करने में जब सफलता नहीं मिली थी तो उसने भागते भूत की लंगोटी सही वाली नीति अपनाई और लंदन में अपने अभियान की साख पर एटली सरकार से इसकी अनुमति ले ली कि अगर देशी शासकों के भविष्य को हम सुरक्षित नहीं बना सकते तो कम से कम उनके भूतकाल को तो सुरक्षित बना दें। उनके रंगीन क्रियाकलापों के ब्यूरो को सहर्ष नष्ट करके लंदन से दिल्ली लौटने के साथ सर कॉरफील्ड ने सारे रेजिडेंटों और पॉलिटिकल एजेंटों को आदेश भिजवा दिया था कि कागज का एक ऐसा भी टुकड़ा खाक होने से न बचाया जाए जो किसी भी देशी शासक की किसी भी पीढ़ी की व्यक्तिगत गतिविधियों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध रखता हो। हड़बड़ी में सजाई गई उन अजब चिताओं की जानकारी जब जवाहरलाल नेहरू को मिली तो वह चौंके। उन्होंने तुरंत इन अग्निकांडों पर रोक लगाने की चेष्टा की, क्योंकि इस बहाने न जाने क्या क्या ऐतिहासिक और कीमती चीजों को जलाकर खाक कर दिए जाने का खतरा था, मगर देर हो चुकी थी। पटियाला, हैदराबाद, इंदौर, मैसूर, बड़ौदा, पोरबंदर, कोचीन और स्वयं नई दिल्ली इत्यादि अनेक स्थानों में उन चिताओं को सजाया और जलाया जा चुका था जिनमें अफवाहों, फुसफुसाहटों और सिस्कारियों का एक पूरा युग भस्म हो रहा था। कई देशी राजाओं का यौनाचार इतना सनकपूर्ण था कि केवल उसी के ब्यूरों को जलाने में आग की लपटों को घंटों तक आकाश छूना पड़ सकता था। रामपुर के एक नवाब ने अपने अड़ोस पड़ोस के कई शासकों के साथ शर्त बंधी थी कि देखें साल भर में कौन सबसे ज्यादा कुमारियों को भोगता है। उन दिनों का रिवाज था कि कुंवारी लड़कियां सोने की नथ अवश्य पहनती। जिस तरह जंगल में शेर को निर्दिष्ट स्थान पर लाने के लिए हाका लगता है, उसी तरह नवाब के कर्मचारी गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर कुंवारी लड़कियों को नवाब के लिए हासिल करते। कुमारियां नवाब पर अपना कुमारीच्छद न्यौछावर करती और साथ में अपनी नथ भी दे आने पर मजबूर होती। उस शर्त को सिवाय नवाब के कोई और जीत नहीं सकता था। साल भर में नवाब ने इतनी नथें एकत्रित कर डाली कि जब उन्हें गलाया गया तो वजन कई पौंड निकला। हैदराबाद के निजाम के पास अश्लील फोटोग्राफों और पुस्तकों आदि का जो संग्रह था उसे भारत में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। सम्मानित मेहमानों को जिन कमरे में ठहराया जाता उनकी छतों में गुप्त ऑटोमेटिक कैमरे लगे होते जो उन तमाम गतिविधियों का अंकन करते जो केवल बंद कमरों में चलाई जाती हैं। मेहमानों के स्नानाघर में भी निजाम ने शीशे के पीछे गुप्त कैमरे लगवा रखे थे। निजाम ने एक फाइल अलग से बनवाई थी जिसमें हैदराबाद के गोरे रेजिडेंट की उन कोशिशों को दर्ज कराया गया था जिनके जरिए रेजिडेंट इस अफवाह को पुख्ता करना चाहता था कि निजाम के साहबजादे में यौन क्षमताओं की कोई कमी न होने के बावजूद वह अपना सारा ध्यान सुंदरियों पर नहीं बल्कि अन्यत्र केंद्रित किए हुए है, और वह भी उस सीमा तक कि सुंदरियों के लिए वह वास्तव में बेकार हो चुका है। आखिर रेजिडेंट की हरकतें जब सीमा से बाहर जाने लगी तो निजाम ने अपने शहजादे को बुलवाया, रेजिडेंट को बुलवाया और हरम से एक सुंदरी को भी बुलवाकर भरे दरबार में पेश किया। फिर साहबजादे को आदेश दिया कि इस सुंदरी के साथ सरेआम वह सब करो जिससे रेजिडेंट की आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएं और सारी दुनिया को पता चल जाए कि हमारे साहबजादे में वंश को आगे बढ़ाने की कितनी क्षमता है। रेजिडेंट को काटो तो खून नहीं, चुपके से खिसक गया। मनमौजी और मस्खरे, क्रूर और कामी, न जाने कितनी देशी राजाओं की कैसी कैसी कहानियां उन चिताओं में भस्म होकर आकाश में जा रही थीं। ऐसे अवसर कई बार आए जब देशी राजाओं और विदेशी शासकों के आपसी संबंध टूट जाने की सीमा तक तनावपूर्ण हो गए। ऐसे भी कई किस्से उन चिताओं में स्वाहा हुए होंगे।
बड़ौदा में अंग्रेजों ने जब अपना रेजिडेंट बिठाया तो महाराजा को यह बात सख्त नागवार गुजरी कि जिस रेजिडेंट की हैसियत मामूली कर्नल से अधिक नहीं है, उसे भी उतनी ही तोपों की सलामी दी जा रही है जितनी कि स्वयं महाराजा को। सलामी की तोपों की संख्या घटाना बढ़ाना जो कि केवल वाइसरॉय के अधिकार में था, तो बड़ौदा महाराजा ने अपनी सलामी को दिव्यता से भरने का उपाय यह सोचा कि उन्होंने ठोस सोने की एक तोप तैयार करवाई और उसी को दगवाकर सलामी लेने लगे। रेजिडेंट की लोहे की तोपें फीकी पड़ गईं, जिससे चिढ़कर उसने महाराजा बड़ौदा के चरित्र पर लांछन लगाती एक लंबी चिट्ठी लंदन लिख भेजी, जिसमें दावा किया कि महाराजा के हरम में स्त्रियों को गुलामी से भी बदतर जीवन जीना पड़ रहा है। महाराजा को जब इस पत्र की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषियों को बुलवाया और पूछा कि अगर इस रेजिडेंट से हमेशा का छुटकारा पाना हो तो इसके लिए किस दिन की कौन सी घड़ी शुभ रहेगी और कौन सा उपाय आजमाना सुरक्षित साबित होगा। ज्योतिषियों ने हीरे का चूर्ण खिला देने की सलाह दी। महाराजा ने एक ऐसा हीरा चुना जिसका मूल्य ठीक उतना ही था जितना कि एक औसत अंग्रेज कर्नल का आंका जाता है। हीरे की घोर अपचनीय चूर्ण को एक रात चुपके से कर्नल के भोजन में मिला दिया गया। कहना मुश्किल है कि चूर्ण वही प्रभाव पैदा करता या नहीं जो कि महाराजा ने चाहा था, क्योंकि रेजिडेंट के पेट में योग्य समय तक टिके रहने का अवसर ही चूर्ण को न मिला। चूर्ण जिस तीव्र पेट दर्द का कारण बना, उससे कर्नल को अविलंब अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके पेट को फटाफट धोकर रहस्य बाहर प्राप्त किया गया। महामना सम्राट के प्रतिनिधि की हत्या के उस प्रयास को बड़ी गंभीरता से लेकर अंग्रेजों ने मामला अदालत में दायर किया, जहां न्यायाधीशों के सामने ब्राह्मणों का यह तर्क किसी काम न आया कि चूर्ण खिलाने से पहले वह सारा पूजा पाठ कर लिया गया था, जिससे कर्नल का अगला जन्म मानवीय कोख से ही होने की गारंटी मिल जाती, ताकि कर्नल की जो आकांक्षाएं आकस्मिक मृत्यु के कारण इस जन्म में अधूरी रह गई हो, उन्हें अगले जन्म में पूर्ण करने का अवसर मिले। महाराजा के जौहरियों ने तर्क दिया कि कर्नल को खोकर जितना नुकसान महामना सम्राट का होता, उतना ही स्वयं महाराजा का भी होता, बल्कि सम्राट का तो नुकसान होते होते बच गया, जबकि महाराजा को अग्रिम नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि जिस हीरे को पीसकर नष्ट किया गया उसका मूल्य ठीक वही था जो कि एक औसत अंग्रेज कर्नल का होता है। यह तर्क भी न्यायाधीशों की समझ में न आया। महामना सम्राट के प्रतिनिधि की जान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप महाराजा बड़ौदा के विरुद्ध साबित हो गया। अंग्रेजों ने महाराजा को पदच्युत कर राज निकाला दे दिया। कहानी और आगे बढ़ती है। महाराजा बड़ौदा के परम मित्र थे महाराजा पटियाला, जिनके यहाँ उस वाइसरॉय का शुभ आगमन हुआ जिसने राज्य निकाले के उक्त आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। महामना सम्राट के सर्वोच्च प्रतिनिधि वाइसरॉय को सबसे बड़ी सलामी दी जाती थी 21 तोपों की। पटियाला के तोपचियों ने महाराजा के आदेशानुसार 21 तोपें दागी जरूर, किंतु हर तोप में बारूद इतनी कंजूसी से भरा गया कि तोप जब छूटी तो सिर्फ इतनी आवाज हुई जैसे कि किसी बच्चे ने फटाका चलाया हो। भारत के 7 नेताओं ने वाइसरॉय के अध्ययन कक्ष में गंभीरता पूर्वक प्रवेश किया। जून 1947 की वह दूसरी तारीख थी और समय सुबह का था। देश के 40 करोड़ लोगों ने उन 7 व्यक्तियों के माध्यम से वाइसरॉय के यहाँ प्रवेश किया था। वे 7 नेता उर्फ 40 करोड़ भारतीय उस मसौदे की जांच करने आए थे जिसे वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वयं लंदन जाकर एटली सरकार और विंस्टन चर्चिल से अनुमोदित करवा लिया था, और जिसके आधार पर देश को 2 टुकड़ों में काटकर एक टुकड़ा इसे और एक उसे दे दिया जाना था। लंदन का अनुमोदन प्राप्त करके वाइसरॉय सिर्फ 48 घंटे पहले भारत आए थे। कमरे के बीचों बीच रखी गोल मेज के चारों ओर वे नेता एक एक कर बैठने लगे। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे नेहरू, पटेल और उसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि थे जिन्ना, लियाकत अली खान और रब निस्तर।
कुछ ही क्षणों बाद जिन शब्दों का आदान प्रदान होगा, भारत में उनका सर्वाधिक प्रभाव जिन 60 लाख सिखों पर पड़ने वाला था, उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे बलदेव सिंह। लॉर्ड माउंटबेटन दीवार की तरफ बैठे हुए थे, अपने 2 प्रमुख सलाहकारों के साथ, लॉर्ड इसमे और सर एरिक मेलविल। सरकारी फोटोग्राफर जल्दी जल्दी उस ऐतिहासिक घटना को अपने कैमरे में कैद करता हुआ जा रहा था। सब इतने गंभीर और चुप थे कि सन्नाटा केवल गले खरखराने की आवाजों से टूट रहा था। एक सचिव ने प्रत्येक नेता के सामने उक्त प्रस्ताव की एक एक प्रतिलिपि, जो मनीला फोल्डरों में बंद थी, रखना शुरू किया। वाइसरॉय बनकर दिल्ली आने के बाद माउंटबेटन के लिए यह पहला अवसर था जब वह बंद कमरे में सब नेताओं से अलग अलग मिलने और दोस्ताना ढंग से बात करने की अपनी नीति छोड़कर खुला गोल मेज सम्मेलन दमाने पर मजबूर हो गए थे। सम्मेलन खुला होने के बावजूद वाइसरॉय ने तय किया था कि जो कुछ कहा जाना है वह अकेले कहेंगे। यदि वहां मौजूद हर व्यक्ति को बोलने के लिए उकसाया गया तो वह बैठक चीख चिल्लाहट के अद्वितीय मैच का रूप पा जाने वाली थी। माउंटबेटन जानते थे और इस खतरे से दूर रहना चाहते थे। उन्होंने संक्षेप में बताया कि विभाजन की इस योजना पर इंग्लैंड में किस नेता के साथ क्या बातचीत हुई। उन्होंने बार बार जोर दिया कि हमें इस पर जल्दी से जल्दी, बेहद जल्दी काम करना है। समय बहुत कम है। हर व्यक्ति को इस योजना में कोई ना कोई अंश ऐसा अवश्य मिल जाएगा जिसके साथ उसकी सहमति न हो, लेकिन विचार करते समय हमें योजना की समग्रता को ध्यान में रखना होगा, न कि अंशों को। तभी योजना की भावना सह रूप में उभर सकेगी और हम व्यर्थ की बहसों में फंसने की अपेक्षा तेजी से आगे निकल सकेंगे। कल सुबह मैं आप लोगों से फिर मिलना चाहूँगा, वाइसरॉय ने कहा। उससे पहले आधी रात होते होते अगर आप तीनों पार्टियों मुझे आश्वस्त कर दें कि योजना को स्वीकार कर लेने की तैयारी आप तीनों में है, तो फाइनल समझौते का आधार प्रस्तुत हो जाएगा। फिर मेरा निजी सुझाव है कि हम सब अपनी सहमति को सारी दुनिया में फैलाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित कर दें। उधर लंदन रेडियो से क्लेमेंट एटली भी हमारी सहमति का अनुमोदन प्रसारित कर देंगे। माउंटबेटन रुके। कक्ष में फिर सन्नाटा छा गया। उसे माउंटबेटन के ही स्वर ने भंग किया। तो जेंटलमैन, मैं आप लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार आधी रात तक करूंगा, माउंटबेटन ने कहा। लंदन के राजनीतिज्ञों को भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में संतुष्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। माउंटबेटन ने उन सबको इतनी खूबी के साथ आश्वस्त किया कि माउंटबेटन के कड़े से कड़े आलोचक भी दांतों तले उंगली दबा गए। लंदन के राजनीतिक क्षेत्रों में मिली इस सफलता से वाइसरॉय के मन में गहरा संतोष छलक उठा था, मगर जब वह लंदन से भारत वापस आए तो उस संतोष के साथ एक अबूझी आशंका का अंकुर भी उनके मन में जमा हुआ था। आशंका या भय? महात्मा गांधी का भय। अब महात्मा के साथ सीधे संघर्ष को टाला नहीं जा सकता था। मुश्किल यह कि महात्मा के लिए वाइसरॉय के मन में आदर और स्नेह की सच्ची भावना पैदा हो चुकी थी। इस विचार से ही वाइसरॉय का दिल दहला जा रहा था कि उन्हें अब उस अहिंसा के पुजारी के विरुद्ध मैदान में उतरना होगा। यह काम जितना मुश्किल था, उससे कई ज्यादा रिस्की भी था। भारत को अखंड रख सकने की आशाएं हमेशा के लिए तोड़ देने की शक्ति अगर जिन्ना में थी, तो दूसरी तरफ भारत को खंडित रखने के लिए वाइसरॉय के हर प्रयास को धूल धूसरित कर देने की शक्ति महात्मा गांधी में थी। इसीलिए वाइसरॉय ने भारत आगमन के साथ कांग्रेस के एक एक नेता को अपनी ओर मिलाने का हर संभव प्रयास चुपके चुपके किया था। महात्मा गांधी के साथ आमने सामने के संघर्ष को आखिर कब तक टाला जा सकेगा? गांधी को परास्त करने की कोई इच्छा वाइसरॉय के मन में नहीं थी, किंतु वह तो इतना चाहते ही थे कि जब भी खुला संघर्ष हो तो गांधी के प्रभाव को कुछ एक महत्वपूर्ण घंटों के दौरान निष्क्रिय अवश्य किया जा सके। यह काम जितना उन्होंने सोचा था उससे काफी कम मुश्किल साबित हुआ।
माउंटबेटन ने अपने संस्मरणों में लिखा है, मैं एक अजब अनुभव ले रहा था। अंदर ही अंदर चुपके चुपके वे सब गांधी के खिलाफ थे। जल्द ही वे मेरे साथ आ गए। उन्होंने मुझे उकसाना शुरू किया। कहना चाहिए कि एक तरफ से वे गांधी को चुनौती स्वयं न देकर मेरे माध्यम से देना चाहते थे। इस अनपेक्षित सफलता के बावजूद माउंटबेटन स्वयं को धोखे में नहीं रख सकते थे। वे जानते थे कि कांग्रेस के नेता चाहे गांधी का साथ दें या न दें, स्वयं कांग्रेस हर सूरत में गांधी का ही साथ देगी। स्वयं कांग्रेस से आशय उन 10 लाख व्यक्तियों से था जो 4-4 आने देकर कांग्रेस के सदस्य बने थे और महात्मा गांधी के अंधभक्त थे। गांधी जी जब चाहते तब उन 10 लाख व्यक्तियों का आह्वान कर सकते थे। कांग्रेस के 10-20 नेताओं के भरोसे गांधी जी निसंदेह बैठे हुए नहीं थे। ऐसा भी नहीं कि गांधी जी की आवाज सिर्फ कांग्रेस के 10 लाख चवन्नी सदस्यों तक ही पहुंचती। उनमें तो वह क्षमता थी कि देश के बच्चे बच्चे बूढ़े बूढ़े को वह एक पुकार पर एकत्र कर सकते थे। यदि वह अपने प्रिय भारतवासियों को पुकार बैठे तो उनकी शक्ति वॉइसरॉय की तमाम मिलीजुली शक्तियों से ज्यादा साबित होगी। नेहरू और पटेल यदि खुल्लम खुल्ला वॉइसरॉय का साथ दें तो भी महात्मा की आध्यात्मिक शक्ति के सामने टिकना आसान नहीं रहेगा। और गांधी जी जो घोषणाएं सरेआम किए बैठे थे, उनके अनुसार कांग्रेस के नेताओं को ताक पर रखकर अपने देशवासियों के सीधे पुकारने की तैयारी बुढ़ऊ ने शुरू कर भी दी थी। विभाजन योजना पर एटली और चर्चिल का अनुमोदन लेकर जिस दिन वॉइसरॉय ने लंदन से उड़ान भरी थी, उसी शाम की प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी ने कहा था, देश अगर धू धू कर जलने लगता है तो भी पाकिस्तान के नाम पर हम 1 इंच भूमि नहीं देंगे। मगर निजी एकांत क्षणों में गांधी जी संदेह, बौखलाहट और अनिश्चय के भंवर में फंसे बिना नहीं रह सके थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने विभाजन का सिद्धांत स्वीकारा, इस बात को महीना भर बीत चुका था। गांधी जी के अस्तित्व का कड़ कड़ चीत्कार कर रहा था कि विभाजन गलत है। दूसरी ओर जीवन में पहली बार गांधी जी को विश्वास नहीं हो पा रहा था कि देश उनकी पुकार पर उठ खड़ा होगा भी या नहीं। उनकी धर्मपत्री मनु बहन ने लिखा है कि एक रात गांधी जी समय से पहले जाग गए और अंधेरे में अत्यंत धीमे धीमे अपने आप से बातें करने लगे। उन्हें आभास नहीं था कि मनु भी जाग गई है और रात के सन्नाटे में गौर से सब सुन रही है। आज मैं बिल्कुल अकेला खड़ा हूँ, यहाँ तक कि पटेल और नेहरू भी मुझे गलत समझ रहे हैं। उन्हें यकीन है कि विभाजन से उस देश में शांति आ जाएगी। उन्हें आश्चर्य सा हो रहा था कि शायद मैं उम्र बढ़ने के साथ कुंद हो गया हूँ। क्या मैं ही अंधेरे में व्यर्थ भटक रहा हूँ? क्या वे सब सही है? मैं ही गलत हूँ? शायद हाँ। यहाँ गांधी जी जरा रुके। मनु ने उनकी गहरी उसास का स्वर सुना। गांधी जी की फुसफुसाहट फिर से सुनाई पड़ने लगी। लेकिन यह सब देखने के लिए शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, जैसा कि मेरा अनुमान है। विभाजन के फलस्वरूप अगर देश की आज़ादी पर जातीय दंगों के खून खराबे का बर्बादी का टीका लग गया तो ईश्वर मुझे क्षमा करना। मैं ही जानता हूँ कलंक के उस टीके की कल्पना करके ही उस बूढ़े की क्या दशा हुई जा रही है। जून की उस दूसरी तारीख को जब वे 7 नेतागण वॉइसरॉय से बातचीत करके जा चुके थे, उस बूढ़े ने माउंटबेटन के अध्ययन कक्ष में प्रवेश किया। 7 नेताओं की विदाई को 1.5 घंटा बीत चुका था। नेताओं ने वॉइसरॉय के साथ जो गोष्ठी की थी, उसका प्रत्येक क्षण महात्मा गांधी की अदृश्य मौजूदगी का एहसास दे रहा था। गांधी जी उन दिनों कांग्रेस के साधारण सदस्य थे, कोई पदाधिकारी नहीं। इस नाते उन्होंने उक्त गोष्ठी में भाग लेने से इनकार किया था। गोष्ठी के बाद अब वह व्यक्तिगत धरातल पर मिलने आए थे। वॉइसरॉय को डर लग रहा था कि महात्मा के मुंह से न जाने कैसे शब्द सुनने को मिले। अपनी अंदरूनी आवाज से प्रभावित रहने वाला महात्मा गांधी कब क्या कह बैठेंगे,
इसकी था अंग्रेज कभी नहीं पा सके थे। इसलिए गांधी जी से वार्ता करना उन्हें हमेशा खतरनाक लगा रहता। माउंटबेटन का दिल धड़क रहा था। गांधी जी की प्रतिक्रिया देश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होगी। यदि उनकी अंदरूनी आवाज ने प्रतिक्रिया को किसी अजब दिशा में मोड़ दिया तो सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। गांधी जी के आने का वक्त 12:30 तय हुआ था। समय के वह इतने ज्यादा पाबंद थे कि वायसरॉय की घड़ी ने जिस क्षण 12:30 बजने की टंकार की, ठीक उसी क्षण अध्ययन कक्ष के दरवाजे पर गांधी जी प्रकट हुए। उनका स्वागत करने के लिए माउंटबेटन तुरंत उठ पड़े। पूरी हार्दिकता से मुस्कुराते और भावभीने शब्दों की झड़ी लगाते लॉर्ड माउंटबेटन आगे बढ़े। सहसा वह बीच में ही थम गए। गांधी जी ने अपना दाहिना हाथ उठाकर होठों पर एक उंगली इस प्रकार रख ली थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चुप कराना चाहती हो। वायसरॉय के भावभीने स्वागत पर गांधी जी ने इस प्रकार उत्तर दिया था। माउंटबेटन को वह स्थिति एक खासी मस्खरी पूर्ण लगी, किंतु छुटकारे की एक अजब भावना ने भी वायसरॉय को सराबोर कर दिया। वह सोचे बिना न रह सके, थैंक गॉड, आज महात्मा जी का मौन व्रत है। उस दिन सोमवार था। जो आवाज संपूर्ण भारत को वायसरॉय के खिलाफ खड़ा कर सकती थी, वह उस दिन खामोश रहने वाली थी। गांधी जी वर्षों से इस नियम का पालन कर रहे थे कि सोमवार को कुछ बोलेंगे नहीं, ताकि उनके गले को थोड़ा आराम मिल सके। जिस प्रतिक्रिया का इंतजार माउंटबेटन उतने भय और कौतूहल के साथ कर रहे थे, वह आज उन्हें प्राप्त होने वाली नहीं थी। कुर्सी पर बैठकर गांधी जी ने अपनी धोती की परतों में से कुछ पुराने लिफाफे निकाले। पेंसिल का एक टुकड़ा भी निकाला जो मुश्किल से 2 इंच लंबा था। कागज के जरा से टुकड़े को भी वह कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। उनके नाम रोज जो लिफाफे आया करते, उन्हें वह अपने हाथ से काटते और तरतीबवार सजाकर पैड बना लेते। इसी पैड पर वह अपने टेढ़े मेढ़े अक्षर अंकित किया करते। देश के विभाजन की अपनी योजना माउंटबेटन ने जब उनके सामने पूरे विस्तार के साथ रखी, तो गांधी जी ने पेंसिल की नोक को जीभ की नोक से गीला किया और एक पुराने लिफाफे की पीठ पर अपनी प्रतिक्रिया लिखने लगे। वायसरॉय के मुंह से उन्होंने अभी अभी जो सुना था, वह उनके जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लेकिन सर्वाधिक निराशाजनक था। उनकी प्रतिक्रिया 5 पुराने लिफाफों की पीठों पर फैली। उन्हें माउंटबेटन को देकर जब वह चले गए, तो वायसरॉय ने बड़ी सावधानी पूर्वक उन लिफाफों को इतिहास में दर्ज होने के लिए रख लिया। खेद है कि आज मैं बोल नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा था, हर सोमवार को चुप रहने का व्रत लेते समय मैंने 2 अपवादों की गुंजाइश रख छोड़ी थी। किसी बेहद जरूरी मसले पर किसी ऊंचे अधिकारी से बात करने के लिए अथवा किसी मरीज से बोलने के लिए मैं अपना मौन व्रत तोड़ सकता हूँ। इसके बावजूद मैं आज चुप रहूँगा। आज मैं चुप रहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप चाहते नहीं हैं कि मैं कुछ बोलूं। 2-1 बात ऐसी हैं जिनके बारे में मैं अवश्य चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन आज नहीं। जब भी हमारी अगली मुलाकात होगी मैं बात करूँगा। और इसके साथ वायसरॉय का अध्ययन कक्ष छोड़कर महात्मा गांधी चले गए। कांग्रेस ने अपना संदेश भिजवा दिया था कि हम विभाजन की इस योजना का अनुमोदन करते हैं। सिखों का भी अनुमोदन वायसरॉय को प्राप्त हो चुका था। मामला यदि अटका भी तो कहाँ अटका, मोहम्मद अली जिन्ना पर। लगता था जिन्ना का भी आज मौन व्रत का दिवस है। वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने उस अजब राजनीतिज्ञ की ओर घोर आश्चर्य से देखा। जिस आदमी की जिद के कारण भारत खंडित होने को तैयार था, सारा नक्शा ही जिस आदमी के संतोष के नए सिरे से खींचा जा रहा था, वही आदमी तमाम घूमते चक्रों को एकदम रोके दे रहा था। वर्षों से जिन्ना ने जो सपने देखे थे, उनके पूर्ण होने में अब केवल इतनी देर थी कि जिन्ना हाँ कह दे। लेकिन न जाने कौन सा रहस्यमय कारण था कि विभाजन की उस योजना पर वह हाँ नहीं कह पाए थे। उनका पूरा कैरियर ही ना पर गुजरा था। यह ना
उनके मानस में इस सीमा तक बैठ चुका था कि अब जब सब कुछ उन्हीं के हक में था, जिन्ना के होठों से हाँ नहीं फूट रही थी। जिन्ना केवल एक एक कश पर कश लिए जा रहे थे, जिसके बाद चेन स्मोकर थे। उनका एक ही कहना था कि विभाजन के इस मसौदे पर जब तक मुस्लिम लीग की काउंसिल में विचार नहीं होता, तब तक अकेला मैं कैसे इसका अनुमोदन कर सकता हूँ। काउंसिल के सदस्यों को दिल्ली बुलाने के लिए कम से कम हफ्ते भर का समय चाहिए। अब तक जिन्ना के साथ जितनी भी वार्ताएं हुई थी, सब में वॉइसरॉय को कुंठित होना पड़ा था। सारी संचित कुंठा अब एक साथ उबल पड़ी। असंभव। जिन्ना यह क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान उन्हीं को चाहिए था, पाकिस्तान उन्हीं को दिया जा रहा है। कांग्रेस ने मान लिया, सिखों ने भी दूध की मक्खी निगल ली, फिर ऐन वक्त पर यूं अड़ंगा डालने का अर्थ, अड़ंगा भी स्वयं जिन्ना की तरफ से। हद है। कांग्रेस और सिखों को अगर लेश मात्र भी संदेह हुआ कि जिन्ना केवल इसलिए टाल मटोल कर रहे हैं कि उन्हें अपनी एकाध शर्त और मनवानी है, तो समझौते की यह जो इतनी बड़ी इमारत इतनी परेशानियों के बाद खड़ी हुई है, इसे खंडर होते एक क्षण भी नहीं लगेगा। मगर लीग की ओर से अकेले मैं कैसे हामी भर सकता हूँ? मैं अकेला ही तो मुस्लिम लीग नहीं हूँ। जिन्ना ने ऐसा कहा। माउंटबेटन अपने आवेश और कुंठा को खतरनाक ढंग से दबाते हुए बोले, देखिए मिस्टर जिन्ना, दुनिया में आप कहीं भी जाइए और कुछ भी कहिए, मुझे कोई सरोकार नहीं, लेकिन कम से कम मेरे सामने ऐसा मत कहिए कि आप ही मुस्लिम लीग नहीं हैं। मैं जानता हूँ और मुझे जानना भी चाहिए कि आप ही का दूसरा नाम मुस्लिम लीग है और मुस्लिम लीग का ही दूसरा नाम है मिस्टर जिन्ना। नहीं, जिन्ना अपनी हित से हिल नहीं रहे थे। यह मामला कानून का है, मैं गैर कानूनी हाँ कैसे कह सकता हूँ? मिस्टर जिन्ना, आखिर माउंटबेटन ने दूसरा रूप अपनाया। अब मैं आपसे एक खास बात करने जा रहा हूँ। इस टाल मटोल से पाकिस्तान का आपका सपना हमेशा के लिए टूट सकता है। मैं नहीं चाहता कि इतना जबरदस्त नुकसान आप केवल इसलिए उठाएं कि आपके मुंह से एक नन्हा सा शब्द हाँ नहीं निकल रहा। जिस चीज को पाने के लिए आपने अपनी तमाम उम्र दांव पर लगा दी, उसी को आप पाने से पहले ही फेंक देना चाहते हैं। मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता। जी, गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, वॉइसरॉय ने जारी रखा। मेरा इरादा है कि इस योजना का अनुमोदन आपकी तरफ से स्वयं मैं कर दूं। किस प्रकार? कल जब बैठक होगी तो सबसे पहले मैं यह कहूंगा कि मुझे कांग्रेस का उत्तर मिल गया है, नाम मात्र के संशोधनों के साथ, जिन्हें मैं अवश्य संतुष्ट कर सकता हूं। कांग्रेस ने योजना स्वीकार कर ली है, इसी तरह सिखों का भी अनुमोदन मिल गया है, वॉइसरॉय ने जारी रखा। इसके बाद मैं यह कहूंगा कि कल रात मिस्टर जिन्ना के साथ मेरी बहुत लंबी और निहायत दोस्ताना बातचीत होती रही। हमने योजना की बारीकियों पर विस्तार से गौर किया और मिस्टर जिन्ना ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्वास दिलाया कि योजना उन्हें पसंद है। अब इस बिंदु पर मैं आपकी तरफ मुड़कर देखूंगा। मुझसे नजर मिलने के साथ मैं नहीं चाहता कि आप कुछ बोलें। मैं यह भी नहीं चाहता कि कांग्रेस आपको कुछ बोलने के लिए मजबूर करे। आपको केवल एक काम करना है, मुझसे नजर मिलने के साथ आपको सिर हिलाकर हाँ कह देनी है। अगर आपने ऐसा ना किया मिस्टर जिन्ना, तो सारा मामला चौपट हो जाएगा, वॉइसरॉय ने जारी रखा। कांग्रेस और सिखों के दिल में आपके लिए आशंकाएं पैदा होंगी। वे अपनी सहमति तुरंत वापस ले लेंगे। फिर मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकूंगा। सब धूल में मिल जाएगा और यह धमकी नहीं है, यह मेरी भविष्यवाणी है। मुझसे नजर मिलने के साथ अगर आपने हाँ में सर नहीं हिलाया तो भारत में वॉइसरॉय की कुर्सी पर मेरा होना ना होना बराबर हो जाएगा और आप अपना पाकिस्तान खो देंगे। इसके बाद आप जन्नत में जाते हैं या जहन्नुम में, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं होगा। भारत को खंडित करने की वॉइसरॉय की योजना को स्वीकृति देने के लिए जो बैठक हुई, उसका प्रारंभ ठीक वैसा ही हुआ जैसा वॉइसरॉय ने सोचा था। नेता चुप बैठे रहे, मानो कहने के लिए अब कुछ रह ही ना गया हो। उन्होंने अकेले वॉइसरॉय को बोलने दिया, अथवा वॉइसरॉय इस तरह बोले कि बाकी कोई कुछ ना बोल सके। माउंटबेटन ने तीनों पार्टियों को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि प्रस्तावित योजना के साथ
तीनों का कई जगह गंभीर मतभेद होते हुए भी तीनों ने वायसरॉय पर यकीन रखते हुए अपनी सहमति दर्शा दी थी। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने इन शब्दों के साथ अपने मोर्चे की ओर बढ़ना शुरू किया। कांग्रेस ने सहमति के समानांतर 1-2 सुझाव दिए हैं। मुझे यकीन है कि मैं उन्हें पूरा कर सकता हूँ। इसी तरह सिखों का अनुमोदन मिल गया है। कल रात मिस्टर जिन्ना के साथ मेरी बहुत लंबी और निहायत दोस्ताना बातचीत होती रही। हमने योजना की बारीकियों पर विस्तार से गौर किया और मिस्टर जिन्ना ने मुझे व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्वास दिलाया है कि योजना उन्हें पसंद है। और माउंटबेटन ने जिन्ना की तरफ पलट कर देखा, जो कि उनके दाएं बैठे हुए थे। उस क्षण माउंटबेटन का बिल्कुल कोई विचार नहीं था कि वह मुसलमान नेता सचमुच क्या कहने जा रहा है। इम्फाल के मैदान में जिस कमांडर की पूरी सेना को जापानियों ने बुरी तरह घेर लिया था, केली के कप्तान के रूप में, जिसने कई बार मौत की नज़र से नज़र मिलाई थी, उस लॉर्ड माउंटबेटन ने उस अवसर का वर्णन जब किया तो यही कहा कि रोम रोम खड़ा कर देने वाला वैसा क्षण मेरे जीवन में पहले कभी नहीं आया था। वह क्षण ऐसा था जो बीतने का नाम नहीं ले रहा था। जिन्ना के भावविहीन ठंडे चेहरे की ओर माउंटबेटन देखते रह गए थे। उस चेहरे पर कड़-कड़ चीत्कार कर रहा था, नहीं नहीं, लेकिन जिन्ना ने धीरे से, बहुत धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। उनका सर इतना कम हिला कि यदि उससे भी कम हिला होता तो किसी को पता ही न चलता कि कब हिला। जिन्ना की ठुड्डी मुश्किल से आधा इंच नीचे आई। माउंटबेटन की उतनी महत्वपूर्ण योजना को स्वीकार करने के लिए ठुड्डी को यदि आधा इंच भी न हिलाया होता तो सब यही सोचते रह जाते कि जिन्ना ने सिर हिलाया भी या नहीं हिलाया। वह शारीरिक हलचल इतनी सूक्ष्म थी कि वायसरॉय एवं अन्य नेताओं की आंखें उसे मुश्किल से ही पकड़ पाईं। और इसके साथ ही एक ऐसा देश स्वीकृत हो गया जिसकी आबादी 4,50,00,000 से शुरू होकर आगे न जाने कहां तक पहुंचने वाली थी। पाकिस्तान का सपना, जिसे स्वयं जिन्ना ने और सारी दुनिया ने भी असंभव करार दिया था, आखिर वह साकार हो चला। स्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, पाकिस्तान आखिर पाकिस्तान था और वह जिन्ना को मिल गया था। माउंटबेटन को अपनी सारी गतिविधियां अब इसी सच्चाई की धुरी पर घुमानी होंगी। जो महान निर्णय उस क्षण लिया गया था, उसकी गंभीरता सभी नेताओं के मानस में पैनी छुरी की तरह धंसती चली गई। उस आघात को उन्होंने अभी तक ठीक से झेला भी नहीं था कि माउंटबेटन ने केवल एक इशारा करके हर नेता के सामने उस दस्तावेज की एक एक प्रति रखवा दी, जो सिंगल स्पेस में टाइप होने के बावजूद 34 पेजेस में फैली हुई थी। आखिर प्रति स्वयं वायसरॉय के सामने रखी गई, जिसे उन्होंने दोनों हाथों से पकड़कर अपने सिर तक बिठाया और फिर तड़ाक से आवाज के साथ मेज पर पटक दिया। उस दस्तावेज का शीर्षक था विभाजन की प्रशासनिक उलझनें। माउंटबेटन ने यह शीर्षक सबको पढ़कर सुनाया। केवल शीर्षक नहीं, बल्कि उस दस्तावेज का एक एक वाक्य उन नेताओं के कंधे पर इतना गुरु गंभीर उत्तरदायित्व रख रहा था कि वे सन्नाटे में आ गए। वे सनसनीखेज 34 पेजेस माउंटबेटन और उनके स्टाफ द्वारा अत्यंत सावधानी पूर्वक तैयार किए गए थे। भारतीय नेताओं को वे पृष्ठ मानो उपहार स्वरूप दिए जा रहे थे। उन पृष्ठों की प्रशासनिक भाषा काफी बोझिल थी, लेकिन विभाजन के फैसले के साथ कितनी सारी उलझनें क्षण मात्र में पैदा हो गई थीं, इसका सच्चा वर्णन करने वाले वे पृष्ठ अद्भुत घातकता से ओतप्रोत थे। उन 7 नेताओं में से किसी एक को भी गुमान नहीं था कि पृष्ठ पृष्ठ पर कैसी घातकता उनका इंतजार करती बैठी है। इसीलिए ज्यों-ज्यों उन्होंने पृष्ठ पलटे, त्यों-त्यों उनका रंग उड़ता गया। विभाजन की प्रशासनिक समस्याएं इतने विशाल पैमाने पर अचानक उनके सामने आ खड़ी हुई थी कि वे स्तब्ध से रह गए थे। मानव जाति ने उतने विशाल पैमाने की, उतनी पैनी विभाजन समस्याओं का आमना सामना पहले कभी नहीं किया था। कल्पना के घोड़ों को चाहे कितना ही खुला क्यों न छोड़ दिया जाता, समस्या की विलक्षणता तक वे भी नहीं पहुंच सकते थे। पिछले 3000 वर्षों से देश में सभी कुछ आपस में गड्ढमड्ढ चल रहा था। उन सारी गड्ढमड्ढ चीजों को अब
जुदा जुदा छांट कर बांट लेने का अवसर आया था। 3000 वर्षों की संगत ने बेजान चीजों को भी आपस में ऐसा जोड़ दिया था कि उन्हें अलग अलग आखिर कैसे छांटा जाएगा। पिछले 300 वर्षों से देश में अनेक आधुनिक तकनीकें विकसित हुई थी, उन्हें भी जर्रा जर्रा बांट कर अलग अलग ले जाना होगा। बैंकों में रखी नगद राशि, डाकघरों में पड़ी टिकटें, पुस्तकालय, कर्ज, उधार, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रेल संसाधन, रेलें और जेलों में बंद कैदी, स्याही की दवातें, झाड़ें, विभिन्न शोध केंद्र, अस्पताल, विश्वविद्यालय, विभिन्न सेवा संस्थान, सुई धागे, साबुन की बट्टियां, न जाने कितनी वैरायटी की कितनी चीजें थी जिन्हें बांटे बिना अब कोई छुटकारा नहीं था। सातों नेताओं ने पहली बार आभास पाया कि अब आगे कितने दुष्कर कार्य से उन्हें पंजा लेना होगा। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा खिंच गया। माउंटबेटन ने बड़ी सूक्ष्मता से अनुमान लगा रखा था कि दुष्कर कार्य का पहला आभास पाने पर नेताओं की दशा क्या हो जाएगी। वॉइसरॉय ने जैसा सोचा था ठीक वैसा ही हाल नेताओं का हुआ जा रहा था। यदि वह अवसर उतना गंभीर और नाजुक न होता तो राजनीति के उन सुप्रसिद्ध खिलाड़ियों को उतना हक्का बक्का देखकर किसी को भी हंसी आ जाती। वॉइसरॉय ने उन सातों व्यक्तियों को किस जबरदस्त समस्या से पंजा लेने पर मजबूर किया था। वह इतनी ज्यादा पैनी थी कि वॉइसरॉय ने सोचा अब इन बेचारों को इतना भी होश नहीं रहेगा कि स्वयं के साथ कोई अन्याय होने की शिकायत या भी कर सकें। गिनती के हफ्ते बच रहे हैं, फिर साथ साथ रहने के इनके दिन पूरे हो जाएंगे। महात्मा गांधी को जब पता चला कि सातों नेता वॉइसरॉय से दूसरी बार मिल चुके हैं और उन्होंने कैसा नाजुक निर्णय आखिर कर डाला है, तो उनके चेहरे पर दर्द का बादल गहरा हो गया। गहरी उसास के साथ वह बुदबुदाए, ईश्वर उन्हें बुद्धि दे, ईश्वर उनकी रक्षा करे। 3 जून 1947 की शाम 7 बजे के बाद प्रमुख नेताओं ने ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से अपने वक्तव्य जारी करके जनता को बताया कि भारतीय भूखंड को 2 अलग अलग स्वतंत्र राष्ट्रों में बांटने का पारस्परिक समझौता उन्होंने कर लिया है। लॉर्ड माउंटबेटन अपने पद की गरिमा के अनुसार सबसे पहले बोले, संक्षेप में, स्थिर स्वर में, आत्मविश्वास के साथ। फिर नेहरू बोले, अत्यधिक दुख से कांपता स्वर। उन्होंने हिंदी भाषा में अपने देशवासियों से अपील की कि वे इस योजना को शांतिपूर्वक स्वीकार कर लें। अगला भाषण जिन्ना का था। वह खूब प्रसन्न थे, लेकिन वह उस उर्दू में नहीं बोल सके जो पाकिस्तान की भाषा होने जा रही थी। उन्होंने अंग्रेजी का सहारा लिया। बाद में उद्घोषक ने उनके वक्तव्य का उर्दू अनुवाद सुनाया। 4 जून की झुकती दोपहरी को माउंटबेटन को खबर मिली कि महात्मा गांधी कांग्रेस के नेताओं से खुल्लम खुल्ला अलग हो जाने और विभाजन योजना की भर्त्सना करने की तैयारी में है और आज शाम की प्रार्थना सभा में वह इसी बारे में वक्तव्य देंगे। माउंटबेटन ने उसी क्षण आदमी रवाना करके महात्मा गांधी को ताबड़तोड़ मुलाकात का आमंत्रण दिया। गांधी जी ने वॉइसरॉय के अध्ययन कक्ष में 6 बजे प्रवेश किया। उनकी प्रार्थना सभा 7 बजे शुरू होने वाली थी। माउंटबेटन के पास 1 घंटे से भी कम का समय था जिसमें उन्हें उस जबरदस्त खतरे को टालना था। गांधी जी पर नजर पड़ते ही माउंटबेटन समझ गए कि उनकी आत्मा किस बुरी तरह हचमचाई हुई है। गांधी जी का स्वर इतना धीमा था कि मुश्किल से ही सुनाई पड़े। वह बार बार इन्हीं शब्दों को दोहरा रहे थे, बहुत बुरा है, बहुत बुरा हुआ है। उस दशा में गांधी जी कुछ भी कर डालने में सक्षम थे। वॉइसरॉय की योजना की सार्वजनिक भर्त्सना के परिणाम भयंकर होंगे। नेहरू, पटेल एवं अन्य नेताओं के सामने अचानक यह स्थिति आ जाएगी कि वे या तो गांधी जी से अपना नाता खुल्लम खुल्ला तोड़े या फिर वॉइसरॉय के साथ हुए समझौते को भंग कर दें। अपनी सुप्रसिद्ध वशीकरण क्षमता को अधिकतम काम पर लगाते हुए माउंटबेटन ने गांधी जी को विश्वास में लेना शुरू किया। वह बोले कि मुझे मालूम है
विभाजन की योजना ने आपको कितना आहत किया होगा। मुझे बेहद दुख है कि आपको मेरे कारण ऐसा आघात झेलना पड़ रहा है, क्योंकि आखिर यह योजना मेरे द्वारा बनाई गई है। एकाएक माउंटबेटन के दिमाग में कौन सी हुई। अखबारों ने योजना का नामकरण किया था माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना। इसकी अपेक्षा उन्हें लिखना चाहिए था गांधी योजना। माउंटबेटन ने घोषणा के स्वर में कहा कि स्वयं गांधी जी ने उन्हें जो सुझाव दिए थे, योजना का पूरा प्रारूप तो उन्हीं के आधार पर तैयार किया गया है। इन शब्दों ने महात्मा गांधी को चक्कर में डाल दिया। जी हाँ, माउंटबेटन ने जारी रखा, आपने ही मुझसे कहा था कि निर्णय स्वयं भारतीय जनता द्वारा होना चाहिए। योजना में इसका प्रावधान है, भारत के भविष्य का निर्णय उन प्रादेशिक समितियों द्वारा होगा जो कि योग्य चुनाव पद्धति से गठित हुई हैं और जिनके माध्यम से भारतीय जनता अपनी निष्पक्ष राय व्यक्त करेगी। हर प्रादेशिक समिति को पूरा मताधिकार होगा कि वह बताए उसे पाकिस्तान के साथ रहना है या भारत के साथ। आप ही ने मुझसे कहा था कि अंग्रेज जल्दी से जल्दी भारत छोड़कर चले जाएं। क्या योजना में इसका भी प्रावधान नहीं है? मान लीजिए चमत्कार होता और देश भर की तमाम प्रादेशिक समितियां एक मत होकर कहती हैं कि हमें तो भारत के साथ ही रहना है। जाहिर है कि फिर देश का विभाजन तो अपने आप टल जाएगा, जो कि आप भी चाहते हैं, ठीक है ना? लेकिन यदि समितियां एक मत नहीं होती तो चूंकि समितियां जनता ने चुनी है, हमें यही मानना पड़ेगा कि जनता की इच्छा अखंड भारत में रहने की नहीं है। फिर हम क्या करें? क्या जनता पर जबरदस्ती करने के लिए सेना बुलाएं? लॉर्ड माउंटबेटन ने इतने मधुर उपायों से महात्मा गांधी को विश्वास में लेने की कोशिश की कि मनुष्य अपनी जीभ के सही उपयोग से कितनी जटिल गुत्थियों को भी सुलझा सकता है। इसके आदर्श के रूप में माउंटबेटन के उक्त अवसर के संवादों को सामने रखा जाना चाहिए। महात्मा गांधी विभाजन के विरोध पर ही अड़े रहे, किंतु वायसरॉय का एक भी तर्क उनकी समझ में न आया हो, ऐसा नहीं था। माउंटबेटन के पैने तर्कों ने उन्हें अंदर ही अंदर हचमचा कर रख दिया था। वह 78 साल के हो चुके थे। 30 वर्षों में आज पहली बार उन्हें अपने आप पर अविश्वास जागा था। उन्हीं के द्वारा संचित पार्टी के नेता टूटकर उनसे अलग हो रहे थे। पता नहीं अब जनता भी उनकी पुकार पर ध्यान देगी या न देगी। क्या करूं क्या ना करूं की उलझन में फंसे गांधी जी अपनी इस भीतरी आवाज का बड़ी अकुलाहट के साथ इंतजार कर रहे थे, जिसके परामर्श के आधार पर उन्होंने जटिल से जटिल समस्याओं को भी चमत्कारिक सुविधा के साथ सुलझा लिया था। विडंबना यह कि जून मास की उस शाम को भीतरी आवाज बड़ी क्रूरता के साथ खामोश थी और गांधी जी की दुविधा सीमा पार कर चली थी। क्या करना उचित होगा, जैसा कि उनकी मूल प्रवृत्ति सूझ रही थी कि उन्हें विभाजन के विरोध को ही लगातार जारी रखना चाहिए, चाहे इसके परिणाम में सारा देश अराजकता, घृणा और हिंसा की आग में क्यों न घिर जाए। अथवा क्या उन्हें वायसरॉय के उन तर्कों पर ध्यान देना चाहिए जो गहनतम हार्दिकता के साथ सामने रखे जा रहे हैं। माउंटबेटन अभी अपने तर्कों को समाप्त नहीं कर पाए थे कि गांधी जी का प्रार्थना सभा में जाने का समय हो गया। प्रार्थना सभा में एक क्षण के भी विलंब से पहुंचना गांधी जी ने कभी गवारा नहीं किया था। क्षमा याचना के साथ वह उठे और चल दिए। अभी 1 घंटा नहीं बीता था कि उन्होंने अपना वक्तव्य दे दिया। अछूतों की उस बस्ती में एक धूल भरे चौराहे पर खास उनके बैठने के लिए एक ऊंची जगह निकाली गई थी। वहां वह पांव मोड़कर विराजमान थे। सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। आज उस भीड़ में अधिकांश लोग ऐसे थे जो प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि उस अहिंसा के पुजारी के मुंह से यह सुनने की आशा लेकर आए थे कि छोड़ो अहिंसा, उठाओ हथियार, वायसरॉय की योजना को चीरकर फेंक दो। लेकिन नहीं,
जिस व्यक्ति ने एक नहीं अनेक बार घोषणा की थी कि देश का विभाजन होने से पहले स्वयं मेरे शरीर का विभाजन होगा, उसके होठों से आज हिंसा का सहारा लेने के लिए कोई ललकार सुनाई नहीं दी। इसकी अपेक्षा वह बोले, वॉइसरॉय को दोष देकर क्या ही हो जाएगा। जो हो रहा है, जो होने जा रहा है, उसका जवाब तो स्वयं हमारे दिलों में छुपा है। किसी को कुछ कहने से पहले क्यों ना हम अपने दिलों में झांक कर देखें। वॉइसरॉय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने एक और ऐसा कार्य संपन्न कर दिखाया था जो कि सर्वाधिक कठिन था, मोहनदास करमचंद गांधी पर विजय। लेकिन जहां तक गांधी जी का सवाल था, नाजुक अवसर पर भी चुप रहने की उनकी नीति पर अनेक भारतीयों ने तीव्र आक्रोश अनुभव किया। महात्मा को वे कभी क्षमा न कर पाए। वह दुर्बल बूढ़ा आदमी जिसका हृदय भारत का अंग भंग होने की कल्पना मात्र से डूबा जा रहा था, देशवासियों के उस आक्रोश की बहुत बड़ी कीमत शीघ्र ही चुकाने वाला था। इंग्लैंड के भारतीय साम्राज्य के इतिहास में यह दूसरा अवसर था जब वॉइसरॉय ने पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया था। वह अवसर केवल दूसरा नहीं, अंतिम भी था। उस सुंदर कक्ष में लगभग 300 पत्रकार मौजूद थे। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोप जैसे सुदूर देशों से संवाददाता आकर वहां डटे हुए थे। उन सबके साथ गड्ढ-बड्ढ होकर बैठे थे भारत के पत्रकार। विभिन्न भाषाओं और मत मतांतरों के छोटे बड़े पत्रकारों की वह भीड़ अपने तरह की एक ही चीज थी। वॉइसरॉय बोल रहे थे, बोले जा रहे थे। अपने भाषण के कोई नोट्स बनाकर नहीं लाए थे। उनका स्वर इतना अधिकारपूर्ण और एक एक बात इतनी स्पष्ट थी कि अपने सर्वाधिक कटु आलोचकों की भी बोलती बंद कर देने में माउंटबेटन सहज ही सफल हो गए। भारत और विश्व के अखबारों के सामने उन्होंने स्पष्ट किया कि मानव सभ्यता के दो अत्यंत महत्वपूर्ण जन्म प्रमाण पत्रों के खास खास मुद्दे क्या थे। माउंटबेटन की वह पत्रकार वार्ता इस कदर सफल रही कि उसके बाद उनका व्यक्तित्व गंधर्वों जैसा चमत्कार पूर्ण माने जाने लगा। मुश्किल से 2 महीने की संक्षिप्त अवधि में उन्होंने केवल अपने अकेले के बूते पर असंभव को संभव कर दिखाया था। जिन भारतीय नेताओं के बीच मतभेद इतने उग्र थे कि आमना सामना होने पर वे परस्पर बातचीत भी नहीं करते थे, उन्हीं को एक उभय समझौते तक खींच कर लाना, समझौते का मूल आधार तैयार करना, भारतीय राजनीतिज्ञों से उस मूल आधार को स्वीकृत कराना, लंदन के न केवल शासक दल से बल्कि विरोधी दल से भी समझौते पर अनुमोदन प्राप्त करना, यह सब क्या मात्र 2 महीनों में हो सकता था? यदि माउंटबेटन का उदाहरण सामने न होता तो इसका उत्तर सब ना में ही देना चाहते। वॉइसरॉय का भाषण समाप्त होते ही सारा कक्ष तालियों की गड़गड़ाहट से हिल गया। अब वॉइसरॉय ने पत्रकारों को आमंत्रित किया कि जिसे जो पूछना है पूछे। प्रश्नों की झड़ी लग गई। हर प्रश्न का उत्तर माउंटबेटन की जुबान पर था। उस अवसर को जैसा उन्होंने बाद में याद किया, मैं उनके सामने खड़ा था। मैं वह एकमात्र व्यक्ति था जिसने सारी प्रक्रिया आर पार देखी थी। क्षण क्षण मैंने उस प्रक्रिया को जीकर झेला था। दुनिया के पत्रकार पहली बार उस व्यक्ति से मिल रहे थे जिसे मामले की हर बात न केवल मालूम थी, याद भी थी। प्रश्नों की झड़ी जब कुछ कम हुई तो एक भारतीय पत्रकार की अजनबी आवाज ने वह प्रश्न पूछा जो उस सम्मेलन का आखिरी सवाल था और जिसका उत्तर देने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने उस गुत्थी के हर चौखटे को सही जगह फिट कर दिया जो कि उनके हाथों में लगभग 6 महीने पहले सौंपी गई थी। सर, अजनबी आवाज ने कहा, जैसा कि आपका वक्तव्य है, प्रशासनिक शक्तियों का तबादला अब जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, तो क्या शक्तियों की अदला बदली की कोई निश्चित तारीख आपने सोच कर रखी है? बेशक, माउंटबेटन ने उत्तर दिया। क्या वह निश्चित तारीख आप हमें बता सकते हैं? वॉइसरॉय के दिमाग में अनेक तारीखें चलचित्र की भांति घूम गईं। वह केवल इतना जानते थे कि जो कुछ होना है जल्द से जल्द होना है।
कोई अंतिम तारीख उन्होंने निश्चित नहीं की थी। कक्ष में बैठे लोगों पर उन्होंने अपलक दृष्टि डाली। हर चेहरा उन्हीं की ओर उठा हुआ था, हर नजर उन्हीं पर जमी थी। कौतूहल के कारण लोग ऐसे शांत हो गए थे कि घूमते पंखों की गूंज भी अत्यंत तीव्र महसूस होने लगी थी। मैं साबित करने की जिद पर अड़ा था कि घटना चक्र का एकमात्र स्वामी मैं हूँ। माउंटबेटन उन क्षणों को बाद में याद करने वाले थे। कौन सी तारीख बताई जाए पत्रकारों को? सितंबर के आसपास या अगस्त के आसपास? अचानक तारीखों के उछलते आंकड़े शांत होने लगे। फालतू आंकड़े अलग हट गए। एक खास तारीख वॉइसरॉय के सामने उभर आई। उस तारीख का संबंध एक ऐसी विजय के साथ था कि यदि वह विजय अर्जित न की जा सकी होती तो आज माउंटबेटन इस पत्रकार वार्ता का आयोजन करने के लिए जिंदा रहते भी या नहीं, यह एक सवाल था। उस तारीख को जापान सरकार ने बिना किसी शर्त हथियार छोड़े थे और बर्मा के जंगलों में माउंटबेटन की लंबी भटकान समाप्त हो गई थी। जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ को ही अगर एक नए लोकतांत्रिक एशिया का जन्म दिवस बना दिया जाए तो कैसा रहे? निस्संदेह इससे बेहतर कोई और दिवस इसके लिए हो ही नहीं सकता। भावना की तीव्रता से वॉइसरॉय का स्वर भीग आया। बर्मा के जंगलों का विजेता, जो शीघ्र ही भारत का मुक्तिदाता होने जा रहा था, बोल उठा। भारतीय हाथों में सत्ता का अंतिम तबादला 15 अगस्त 1947 के दिन किया जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारतीय आज़ादी का दिवस आनन फानन में तय करके वहीं का वहीं घोषित कर दिया तो सारी दुनिया में तहलका मच गया। किसी की कल्पना में नहीं था कि वह घोषणा उतनी नाटकीयता के साथ अचानक हो जाएगी। लंदन के राजनीतिज्ञों को रंच मात्र भी पूर्व संकेत नहीं था कि वह इंग्लैंड के लाडले भारत अभियान का परिच्छेद इतनी शीघ्रता से बंद करने की तैयारी लॉर्ड माउंटबेटन ने कर डाली है। नई दिल्ली में भी वॉइसरॉय के घनिष्ठम मित्रों तक को लेश मात्र भी अंदाजा नहीं था कि भरी सभा में माउंटबेटन अचानक उस तिथि की घोषणा कर देंगे। भारत के सारे नेताओं को उस घोषणा ने चकित कर दिया, लेकिन 15 अगस्त की पहचान भारतीय आजादी दिवस के रूप में होने के फलस्वरूप सर्वाधिक आश्चर्य और बौखलाहट जिस क्षेत्र में फैलने वाली थी, वह क्षेत्र राजनीति का नहीं बल्कि एक ऐसी विद्या का था जिसका प्रभाव करोड़ों हिंदुओं पर इतना अधिक है कि अंग्रेजों, कांग्रेसियों और तमाम महाराजाओं के संपूर्ण प्रभाव का योग भी उसके सामने नहीं ठहर सकता था। आजादी दिवस की उतनी महत्वपूर्ण तारीख भी लॉर्ड माउंटबेटन ने उस विद्या के धुरंधरों से बिना कोई मशवरा लिए घोषित कर दी थी, जो अपने आप में कोई छोटा अपराध नहीं था। वे धुरंधर थे, भारत के ज्योतिषी, जिनकी समक्ष असीम और शक्ति अटल मानी जाती थी। रेडियो ने ज्यों ही आजादी दिवस की तारीख का ऐलान किया, त्यों ही देश भर के ज्योतिषी अपने अपने चार्ट निकालकर रहस्यमय परिगणनाओं में लीन हो गए। पवित्र नगरी बनारस और दक्षिण भारत के अनेक नगरों में ग्रहों उपग्रहों का जो अध्ययन हुआ, उससे तमाम ज्योतिषियों ने एक स्वर में कहा, 15 अगस्त 1947 का दिवस इतना अशुभ है कि उस दिन आजाद होने से बेहतर है अंग्रेजों की गुलामी भारत एक आध दिन और सह ले। कलकत्ता में स्वामी मदनानंद का चिंतातुर चेहरा छड़ छड़ बुझता जा रहा था। उन्होंने अपना नवमांश निकाला, जिसमें एक जबरदस्त गोला खींचा हुआ था। गोले के अंदर गोले, उनके अंदर भी गोले। साल भर के एक एक महीने और प्रत्येक महीने के एक एक दिवस की आकाशीय स्थिति उस चार्ट में स्पष्ट पढ़ी जा सकती थी। चंद्रमा कहाँ, सूर्य कहाँ, अन्य अनेक ग्रह नक्षत्र कहाँ, पृथ्वी की नियति को प्रभावित करने वाले 27 सितारे कहाँ, सभी कुछ अंकित था उस चार्ट में। उस विख्यात ज्योतिषी ने नवमांश के चक्रों को इस प्रकार घुमाया कि 15 अगस्त 1947 की नियति साफ साफ पढ़ी जा सके। जो उसने पढ़ा उससे उसका चेहरा रुई की तरह सफेद हो गया। भारत की स्थिति 15 अगस्त 1947 के दिन मकर राशि के अंतर्गत थी। यह राशि
शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर देने के लिए कुख्यात है। देश का विभाजन अपने आप में एक विकेंद्रीकरण है। अगर यह प्रक्रिया मकर राशि की विकेंद्रीकरण शक्तियों के प्रभाव में की गई तब तो सभी कुछ उलट पुलट हो जाएगा। देश की कोई शक्ति अपने केंद्र में नहीं ठहर सकेगी। मकर राशि के अलावा 15 अगस्त पर तो शनि की भी दृष्टि है। तबाही। आसाम की पहाड़ियों में जिस व्यक्ति ने योग और तांत्रिक विद्याओं का गहन अध्ययन करके तमाम आवेशों को स्थायी नियंत्रण में ले लिया था, वह ज्योतिषी मदनानंद भी उस क्षण एकाएक बेकाबू होकर चिल्ला उठा, नहीं नहीं। तुरंत एक कागज लेकर वह उस व्यक्ति के नाम पत्र लिखने बैठ गया जो कि भारत पर टूट पड़ने वाली असंख्य विपत्तियों का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए था। भारत के नाम पर दया करिए, उसने लॉर्ड माउंटबेटन को लिखा। भारत को 15 अगस्त के दिन की आज़ादी मत दीजिए। यह नियति द्वारा अभिशप्त दिवस है। यदि बाढ़, सूखे, अकाल और खून खराबे का सिलसिला चढ़ पड़ा तो इसका कारण यही होगा कि भारत को इस अभिशप्त दिवस पर आज़ाद किया गया। धन्यवाद। ये था चैप्टर नंबर 8। कल रात 10 बजे हम मिलेंगे अपने इस सफ़र के चैप्टर नंबर 9 में, जिसका नाम है इतिहास का सबसे पेचीदा तलाक। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बाय बाय।